हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी। सर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? सर, लास्ट लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन था वो था अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में सर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो पैसा लगाता है, जो रिस्क उठाता है, जो गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करता है, जिसके साथ प्रॉफिट मोटिव होता है, रिस्क एसोसिएट रहती है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। इसी तरीके से हमने कुछ और चीज़ें देखी थी जो आपके बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो रही थी। सर, उसके साथ साथ हमने दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और देखी थी। एक थी आपकी प्रोफेशन और दूसरी थी आपकी एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के बारे में हमारा जो है वो है आज का डिस्कशन। सर, पहले बात करते हैं हम लोग प्रोफेशन की। प्रोफेशन, प्रोफेशनल वर्ड सुना है? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो बता देता हूँ। आप भी चाहूँगा कि आप भी कॉमर्स के अंदर हो तो आपको भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहिए। सर, क्या मतलब होता है प्रोफेशनल का? प्रोफेशनल का मीनिंग होता है कि आप अपने अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल टैलेंट भरो, जिससे आपकी एक अलग वैल्यू हो। आप कोई ऐसा कोर्स करो, ऐसी कोई डिग्री लो जिसके कारण उसका एक अलग इम्पैक्ट आप पे पड़े। देखते हैं, चलो। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होगी। फर्स्ट है सर, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है सर? एक ऑक्यूपेशन है इन विच, जिसमें क्या होता है, वन प्रोफेसेस टू हैव acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others। आपको आपके अंदर ऐसा टैलेंट डेवलप करना है जिससे आप किसी और को इंस्ट्रक्ट कर सको, आदेश दे सको, गाइड कर सको, समझा सको या एडवाइस दे सको कि ऐसे करके देख ले तो तेरा काम बन सकता है। अगर ऐसे प्रोफेशनल का एग्जांपल दूं तो पहला एग्जांपल डॉक्टर्स का आपके माइंड में आ जाएगा, और कॉमर्स के फील्ड की बात करूं तो सर सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, ये सब वो प्रोफेशनल्स हैं। लॉयर्स मैं बोल सकता हूं जो खुद के ऑफिसेज में एडवाइस देते हैं, जो गाइड करते हैं खुद के क्लाइंट्स को। डॉक्टर्स खुद के पेशेंट्स को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो अगर किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स हैं तो उसको हम लोग सब क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। प्रोफेसर डल्टन ई मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग क्या है? इन्होंने बोला 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसके अंदर सर? प्रोफेशन में। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स। बोले ऐसा जो पर्सन होता है उसके अंदर स्पेशल नॉलेज होगा, स्पेशल टेक्निक्स उसके पास होती हैं। फॉर्मुलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये सर जो भी अपना नॉलेज वगैरह गेन करते हैं इन सब के लिए क्या होता है? प्रॉपर मेथड्स बने हुए हैं जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग्स लेते हैं, और इन ट्रेनिंग्स में ये इतनी चीज़ें सीखते हैं, वही एक्सपीरियंस उनका बाद में क्या है? प्रैक्टिकली जब वो लोग डीलिंग करते हैं तो काम में आता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद पर्सनलिज्म एज इट्स गोल। कहते जो भी ये लोग हैं सर, ये प्रोफेशनलिज्म जो है अपनाने के लिए क्या करेंगे? ये खुद को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करने को ही खुद का एक गोल लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है सर आपका द फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड फॉर द गाइडेंस ऑफ कंडक्ट, कि हम लोग जो भी काम करेंगे हमारे प्रोफेशन में रहते हुए वो सारा कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी गाइडलाइंस उस सेक्टर के अंदर बनी हुई हैं उनको ध्यान में रख के करेंगे। जैसे डॉक्टर है वो किसी भी मरीज की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, डॉक्टर्स किसी मरीज के बॉडी पार्ट्स निकाल के नहीं बेचेगा, सीए जो है वो टैक्स चोरी के बारे में नहीं बताएगा। तो इस तरीके से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बने होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ऐसी बात एक और क्या होती है? ये होती है सर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। और द लास्ट वन इज ड्यू रिगार्ड्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस और द डिजायर्स फॉर मॉनेटरी रिवार्ड्स। सर, इनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। कहता हमें पैसे को प्रायोरिटी ना देकर के क्या करना है? सर्विस को प्रायोरिटी देनी है।
जो प्रायोरिटी है वो किसकी रहेगी, सर्विस की रहेगी, पैसे की नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे सिचुएशन के अंदर होते हैं, हम लोग कितना भी पैसा दे सकते हैं, देने को तैयार होते हैं, बट इन लोगों को ऐसी सिचुएशंस का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसी बातें सर प्रोफेशन के अंदर की होती है। बात आती है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की, तो ये पांचों पॉइंट हमें वापस से डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्या आपका, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। The first important feature of a profession is that a professional should have specialized knowledge and technical skills. An ordinary man cannot run a professional institution or a professional body. Therefore, the occupation of an ordinary individual cannot be called profession. प्रोफेशन सर करने के लिए स्पेशल स्किल्स, नॉलेज और टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर स्पेशल स्किल आपके पास है, नॉलेज या टैलेंट है, तभी आप प्रोफेशनल कहला सकते हो, अदरवाइज आप अपने बिजनेस को प्रोफेशन नहीं कह सकते। Formalized method of acquiring training and experience. There should always be a provision for training and experience in a profession. It means only that human activity can be called a profession, that knowledge of which is imparted by some institutions. तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के अंडर ज्वाइन होना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट जो है आपको स्किल डेवलपमेंट करेगा, आपके अंदर स्पेशल नॉलेज डालेगा, उसके साथ साथ उस फील्ड के जितने भी प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं उन सब से एसोसिएट करके उन चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको डिवोट करते हैं ये इंस्टीट्यूशन, और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो। The third characteristics of a profession is that it must have a representative professional association which performs the following important functions. क्या है सर? To regulate the behavior of its members. जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होगा। टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। आप लोग जो भी काम करोगे वो ऐसा करोगे जो सोसाइटी के हित में होगा, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे आपके इंस्टीट्यूट को बर्बाद या बदनाम करने की साजिश लगे। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज ए प्रोफेशनल। आप खुद की इज्जत बनाओगे और आपके प्रोफेशन के अंदर जितने लोग हैं उनकी भी इज्जत को बढ़ाने वाले काम करोगे। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, कि जो लोग हमारे प्रोफेशन से जुड़े, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन बताएगा कि अगर इसने इतना नॉलेज ले लिया उसके बाद आप इसको प्रोफेशनल बोल सकते हो। और टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के अंदर आपकी जो एंट्री है वो किस तरीके से होगी, कौन कौन पर्सन्स जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे या कौन कौन से काम वो करेंगे तो हम लोग उनको क्या मान लेंगे, डिस्क्वालीफाइड मान लेंगे एज ए प्रोफेशनल। ठीक है जी। फोर्थ है सर आपका कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन। भी आप जो भी जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ अगर हूँ तो मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं स्टूडेंट्स को मिसगाइड करूँ, मिसलीड करूँ, उनको कुछ गलत गाइडेंस करूँ जिससे वो खुद का जो कैरियर है वो ख़राब कर लें। ऐसे जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मरीज के साथ किसी भी टाइप का कोई खिलवाड़ हो। इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन के अंदर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट with respect to the professions like law, medical and chartered accountant etc. have already been prescribed. जब आप लोग सर कॉमर्स के फील्ड में थोड़े और आगे बढ़ोगे, +2 करने के बाद CA, CS, CMA, MBA या फिर कोई और लॉ वगैरह LLB करने के लिए आप जाओगे, क्लैट का एग्ज़ाम दोगे, तो आपको पता चलेगा सर कि हर एक सेक्टर के अंदर खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं जो कि हर किसी प्रोफेशनल को फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट है सर आपका प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। हमें जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन सब का काम क्या है, सर्विस देना, ना कि पैसा कमाना उनका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज, अडॉप्टिंग ए प्रोफेशन इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ अर्निंग मनी अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेशल नॉलेज वन गेट्स सम प्रॉपर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी. That is why professionals are respected in society
फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग बट सोशल सर्विस हैपन्स टू बी हिज चीफ ऑब्जेक्टिव। मीनिंग क्या हुआ सर इतनी सारी बात का क्रक्स एक छोटा सा है कि केवल और केवल जो आपकी भारतीय मुद्रा जो रुपया है उस पे पैसे कमाने पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के साथ आपका जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सर सर्विस देना, सोसाइटी की को सर्विस देना, समाज सेवा करना। लेकिन ऐसा नहीं है फ्री में करना, उसके बदले आप एक रिजनेबल अमाउंट चार्ज कर सकते हो जिसको क्या बोला जाता है, रेम्यूनरेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है सर, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मैं किसी दूसरे के पास जाकर के काम करूंगा, उसके बदले वो मुझे क्या देगा, कुछ पैसा, जिसको बोलते हैं सैलरी। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। पीपल जो किसी और के लिए काम करते हैं उसके बदले उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। द रेम्यूनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। सैलरी जो रेगुलर मंथली एम्प्लॉयज रेगुलर वर्क करते हैं उनको सैलरी मिलती है। फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं, इन सबको क्या मिलती है सर, वेजेस, इन शॉर्ट मजदूरी जिसको आप बोलते हो। द एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर कैन बी, जो एम्प्लॉयर है वो क्या हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है या फिर गवर्नमेंट के अंदर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट में भी ऑन परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, ये आपको पता है, या फिर कैजुअल बेसिस पे हो सकता है। कैजुअल कैसे, जब जरूरत हुई तो बुला लिया और जब जरूरत नहीं हुई तो छोड़ दिया। एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या है, मैनेजर्स हो गए, सर्वेयर्स हो गए, लेबरर हो गई, क्लर्क हो गए, ऑफिस एम्प्लॉयज हो गए, ये सब क्या है सर, एग्जाम्पल है एम्प्लॉयर्स के। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉय। जैसे मान लो आज मैं एक टीचर हूँ, बीइंग ए टीचर मैं स्कूल को सर्विस दे रहा हूँ, तो स्कूल्स के लिए मैं क्या हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया। मैं स्कूल के साथ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मेरा खुद का स्कूल है, मैं खुद स्कूल चला रहा हूँ और केवल मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैं टीचिंग नहीं कर रहा, तो मेरा क्या हो गया सर, ये बिजनेस हो गया। और बिजनेस कम मैंने क्या एम्प्लॉय जो रख रखे हैं वो सब क्या हो गए, मेरे एम्प्लॉयमेंट के पार्ट माने जाएंगे। मतलब जो भी टीचर्स हैं वो काम किसके लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए, स्कूल उनको उसके बदले क्या पे कर रहा है, सैलरी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता सर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, if a doctor works in a government hospital, his activity will be called employment. On the contrary, if he runs his own hospital, it will be called profession. अगर आप कोई काम खुद के लिए करते हो, खुद के हॉस्पिटल में करते हो, खुद के एसोसिएशन में करते हो, तो वो प्रोफेशन हो जाएगा। अगर वही काम आप किसी और को करके दे रहे हो, उसके बदले सैलरी ले रहे हो, then that's called employment. Characteristics of employment. Employment की characteristics क्या है, सर्विस टू अदर्स, हम लोग किसी और को सर्विस देंगे, उसके बदले उससे सैलरी लेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स। दूसरा, पर्सनल सर्विस। एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है, वो खुद काम करके देगा किसी और को, ना कि वो खुद किसी और से सर्विस लेगा। मैं खुद किसी और को काम करके दूंगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट में आऊँगा, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर कहलाऊंगा। एग्रीमेंट, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट रहेगा कि मुझे मंथली इतने पैसे आप दोगे, इसके बदले ये काम मैं आपको करके दूंगा। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा हो सकता है, परमानेंट, टेम्परेरी या कैजुअल, इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कुछ फिक्स होगा या नहीं होगा, फीस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ परसेंटेज आप मुझे दोगे क्या, या फिर कुछ बोनस दोगे क्या, छुट्टियां कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स। भाई जो भी एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। मालिक ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने उनकी क्या है, ड्यूटी है। नो नीड ऑफ कैपिटल। यार मैं कोई खुद का बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मेरी सर्विस दूसरे को दे रहा हूँ, मुझे पैसे का क्या करना है, जितना काम करूँगा उसका पैसा मुझे मेरा एम्प्लॉयर दे देगा। तो सिंपल सी बात, मुझे कैपिटल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स, द कैपिटल इज दैट ऑफ द that
द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉयज। जो कैपिटल लगाएगा वो कौन लगाएगा? जो मालिक है वो लगाएगा। मुझे कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज को किसी भी टाइप की कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नो रिस्क, मैंने पैसा लगाया क्या? नहीं। तो मेरा पैसा डूबेगा क्या? नहीं। पैसा लगाया नहीं, कोई खतरा उठाया नहीं, तभी तो नौकरी कर रहा हूँ, तो फिर रिस्क क्या है? कम है, कोई रिस्क है ही नहीं। द इनहेरेंट रिस्क इन द जॉब इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉयज। जिसने मुझे रख रखा है उसको ये डर होना चाहिए कि तेरे पास बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे स्कूल के जो ओनर है उनको ये टेंशन रहनी चाहिए कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, फीस आएगी या नहीं आएगी। बट मुझे तो पता है ना, मेरी तो जो भी मंथली सैलरी फिक्स है 10,000 15,000 20,000 वो मुझे मिलेंगे। मुझे कोई टेंशन थोड़ी है, चाहे बच्चे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए। रिस्क किसके साथ एसोसिएट है? ऑनर के साथ, मास्टर के साथ। ये मास्टर वो वाला नहीं है जो पढ़ाते हैं जिसको आप मास्टर बोलते, टीचर नहीं। ये मास्टर मीन्स ऑनर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, इट कैन बी द गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। किसी भी टाइप का एम्प्लॉयर हो सकता है। जो ओनर है वो गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बात आती है सर कंपेयर करने की बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। किस तरीके से हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं? तो एक टेबल आपकी बुक के अंदर बना करके दी हुई है। उस टेबल को आप लोग रीड करोगे। रीड करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया सर हमने? हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे सर। हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट थे। फर्स्ट था सर बिजनेस, सेकंड था सर प्रोफेशन और थर्ड था सर एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों पार्ट्स की डेफिनेशन क्या ये होते हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सब चीज़ें सर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा सर बिजनेस में क्या था, बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, उसी की रिस्क रहेगी, बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज वही करेगा, उसके प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, रिस्क उसके साथ एसोसिएट रहेगी। इसके अलावा सर जो बिजनेस है उसके अंदर क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कोई भी गुड्स हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सेल परचेज करते हैं, या फिर कस्टमर का सेटिस्फिकेशन करने तक की जो भी एक्टिविटी होती है, उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को मिलाकर के सर हमने नाम दिया था बिजनेस। सेकंड सर हमने देखा बिजनेस के बाद प्रोफेशन, जिसके अंदर क्या है सर, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से मिलता है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होकर मिलता है। उस इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं वो डिग्रीज आपको लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपने उनके अकॉर्डिंग वर्क किया तो फिर आप क्या हो, आपको एक प्रोफेशनल की डिग्री मिल जाएगी। वो डिग्री मिलने के बाद क्या कर सकते हो, आप अपनी खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो अपना ऑफिस करके। ऑफिस के अंदर आप ये नहीं है कि आप नमक मिर्च हल्दी धनिया जीरा ये सब लेकर के बेचने बैठ जाओगे, या फिर आपने बुक्स रख ली, या फिर आपने कोई और गुड्स रख लिया। बेचना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल अपने दिमाग से पैसे कमाने हैं। माइंड को यूज करके बिना किसी गुड्स के सेल परचेज के पैसा कमाओगे थ्रू स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड टैलेंट, दैट कॉल्स प्रोफेशन। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी सर, प्रोफेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए था, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए था सर किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू। सर कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हमें फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या था सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं सर। और सर हमें जब भी हम लोग बात करें कि पैसा चूज करना है या फिर सेवा सर्विस, तो हम लोग चूज किसको करेंगे, पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी, सर्विस को प्रायोरिटी देनी है। उस सर्विस के बदले मुझे प्रॉपर जो उसका रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो रेम्यूनरेशन बस मुझे क्या हो, मिल जाए। ठीक है, ये बात हुई थी सर हमारी किसकी, प्रोफेशन की। उसके बाद बात की सर हमने एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या था सर, एम्प्लॉयमेंट में एक मालिक होता है, मालिक के नीचे हमें काम करना होता है, जैसा वो बोलेगा वैसा काम हमें करना है। पैसा सारा मास्टर या मालिक लगाएगा, हमें उसको सर्विस देनी है, उस सर्विस के बदले हमें सैलरी मिलेगी, वेजेज मिलेगी, फीस कमीशन जो भी डिसाइड हुआ वो मिलेगा। हमारा और एम्प्लॉयर का, मास्टर और
सर्वेंट का, दोनों का एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों काम करेंगे, जितनी सैलरी डिसाइड की वो सैलरी, जैसा वो मास्टर बोलेगा वैसा वो सर्वेंट जो है वो काम करेगा। सर्वेंट को मास्टर के इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, एडवाइस मानना जरूरी है। सर कोई भी रिस्क किसी भी टाइप की नहीं होगी एम्प्लॉय की, क्योंकि एम्प्लॉय को कैसी टेंशन, जिस दिन एम्प्लॉयर ने बोला जाओ हम तो चल देंगे, कहीं और नौकरी कर लेंगे जी, ठीक है। कैपिटल की ज़रूरत, जो पैसा वैसा लगाना है, सब टेंशन, सब हेडेक किसकी है? सर जिसको बिजनेस करना है वो लगाएगा पैसा। हमारा काम केवल और केवल सर्विस देने का है, हम तो केवल नौकरी करते हैं, तो हमें कैपिटल वैपिटल की किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं है। जो भी एग्रीमेंट है बस उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपको सर्विस दे देंगे, उसके बदले आप हमें सैलरी दे देना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर में कौन कौन कवर हो जाता है? सर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। हम लोग सर एक और चैप्टर पढ़ेंगे आगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से समझ आएगा कि किस किस टाइप से एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें मिल सकता है। बाकी आप लोग समझदार हो, बेसिक रूटीन में जो चीज़ें होती है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपका और हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर ज़रूरत है तो बस जितना काम आपको करवाया जाए डेली वो रिवाइज करते रहो, जो चार्ट्स वगैरह बोर्ड पे ड्रॉ होते हैं वो बनाते रहो, और उसके बाद एक बार बस ओवरव्यू ले लो। जैसे ही आपने आज जैसे आपका जो लेक्चर है, इससे पहले 3 लेक्चर में क्या हुआ, 2 लेक्चर में क्या हुआ, वो सब साथ के साथ रिवाइज करते रहो। आप देखना बहुत जल्दी, थोड़े टाइम बाद ही आप लोग एक ऐसे लेवल पे चले जाओगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपका वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, कि ठीक है इस सब्जेक्ट के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा सम सोल्व करने हमें, ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, बड़ा ही स्मूथली चलने वाला सब्जेक्ट आपका है। ज़रूरत किस चीज़ की है? बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जितना काम डेली आपकी क्लास में करवाया जाए वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। नोटबुक्स आपको मेंटेन करनी है, जिस दिन बोलूँ उस दिन आपको प्रॉपर नोट्स की फ़ोटोज़ मुझे शेयर करनी है। अगर आपका किसी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, सही समझ आ रहे हैं, तो जो भी पर्सन्स, जो भी रिलेटिव, जो भी नॉन्स हैं आपके, आप उनके साथ शेयर करो, जिससे वो लोग भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। आप लोग जितना ज़्यादा इनको देखोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करें। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बाय बाय, गुड डे।